स्वागत है आप सभी का जीएस कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज की यह वीडियो मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर आधारित है। इस वीडियो में हम उन सभी पर्यटन स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे जहां से मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की। तो इसकी स्थापना 1978 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी, मध्य प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। बाद में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया है: ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, प्राकृतिक पर्यटन स्थल, धार्मिक पर्यटन स्थल और कुछ जो राष्ट्रीय उद्यान है उनको भी पर्यटन स्थल के उसमें विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ऐतिहासिक पर्यटन स्थल से। तो सबसे पहला नंबर आता है खजुराहो का। तो खजुराहो मध्य प्रदेश का मुख्य पर्यटन स्थल है जो कि छतरपुर जिले में है। इसका आधारशिला किसने रखी थी? तो इसकी आधारशिला चंदेल शासक राजा चंद्र वर्मा ने रखी थी। तो आपको यह नाम याद रखना है, चंदेल शासक राजा चंद्र वर्मा ने रखी थी खजुराहो की। बात करते हैं तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से और 1050 ईस्वी के बीच हुआ है। खजुराहो के जो मुख्य मंदिर हैं तो लक्ष्मण मंदिर, महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, दूल्हा देव मंदिर, आदिनाथ मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर। मध्य प्रदेश की अलग अलग परीक्षाओं में पार्श्वनाथ मंदिर और दूल्हा देव मंदिर के प्रश्न आ चुके हैं। तो आपको ये नाम सभी याद रखने हैं। आगे आने वाली परीक्षाओं में ऐसे नाम पूछे जा सकते हैं कि यह मंदिर कहाँ स्थित है। बात कर ले तो खजुराहो को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में ये पहली धरोहर थी जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो इसको 1986 में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश की टोटल 3 धरोहरें हैं जो यूनेस्को में शामिल है। उसमें से सबसे पहली है खजुराहो जिसको 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश का अगला पर्यटन स्थल है सांची। सांची बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है। यहाँ देश विदेश से आते हैं बौद्ध धर्म के लोग और यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद बात की जाए तो सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के पश्चात करवाया था। तो कभी निर्माण का प्रश्न आपकी परीक्षा में आए तो सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची को यूनेस्को में 1989 में शामिल किया गया है। इसको सांची को 1989 में शामिल किया गया यूनेस्को में। अच्छा, सांची किस जिले में है मध्य प्रदेश के? तो यह रायसेन जिले में है। सांची में कुल 84,000 स्तूप हैं, जिसमें से जो स्तूप संख्या 1 है, पहला स्तूप है, उसको महास्तूप या द ग्रेट स्तूप भी कहते हैं। तो ऐसा सवाल भी कई बार पूछा जा चुका है कि द ग्रेट स्तूप या महास्तूप कौन से स्तूप को कहते हैं? तो स्तूप संख्या 1 को द ग्रेट स्तूप या महास्तूप कहते हैं। तो ये आपको ऐसे याद रखना है इन चीजों को कि यहाँ पे इसको कब यूनेस्को में शामिल किया गया, किस जिले में है और किस स्तूप को द ग्रेट स्तूप बोलते हैं। निर्माण किसने करवाया था? तो आपको हमने बता दिया, इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। अगला है हमारा उदयगिरी की गुफाएं। तो उदयगिरी की गुफाएं रायसेन जिले में ही हैं। यहाँ कुल 20 गुफाएं हैं जिनका निर्माण 4वीं शताब्दी से और 10वीं शताब्दी के बीच करवाया गया था। उदयगिरी की गुफा नंबर जो 5 है, 5वीं गुफा है, उसमें विष्णु भगवान के 12 अवतार का चित्रण है। तो यह एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है, परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे पूछा जा सकता है। अगला है मांडू। मध्य प्रदेश का काफी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है मांडू, जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले में है। इसकी स्थापना बाज बहादुर के शासनकाल में हुई थी। तो आपको बाज बहादुर का नाम याद रखना है कि बाज बहादुर के शासनकाल में मांडू की स्थापना हुई थी। इसके बाद बात की जाए तो मांडू में होशंग शाह का मकबरा है जिसका निर्माण महमूद खिलजी ने करवाया है। ऐसा प्रश्न एमपीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया है पहले। यह मकबरा भारत की पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर की बनी है। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारत की पहली इमारत होशंग शाह का मकबरा है जो पूर्णतः संगमरमर की बनी है। बात की जाए तो अबुल फजल ने मांडू को पारस पत्थर की सौगात की उपाधि भी दी है। तो पारस पत्थर की सौगात की उपाधि अबुल फजल ने मांडू को दी है। मांडू में ही रानी रूपमती का महल है जो 365 मीटर ऊंचा खड़ी चट्टान पर बना है। तो रानी रूपमती का महल 365 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान पर बना है। बात की जाए मांडू के प्रसिद्ध स्थलों की तो यहाँ का रीवा कुंड, जामा मस्जिद,
शिव मंदिर, असरफी महल, नीलकंठ महल, जहाज महल, हिंडोला महल, ये दोनों प्रमुख है, जहाज महल और हिंडोला महल, और बाज बहादुर का महल। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, जहाज महल, हिंडोला महल और बाज बहादुर का। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं, ये सब मांडू में है। आगे देख लेते हैं। तो मांडू के जो प्रसिद्ध रमणीय स्थल हैं तो उनमें से है हाथी पोल दरवाजा, जहांगीर गेट, 7 कोट की गुफाएं, जल महल और विजय स्तंभ। कुछ ऐसे प्रसिद्ध स्थल भी हैं वहाँ पे रमणीय, जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। तो इनको भी आपको याद रखना है कि हाथी पोल, जहांगीर गेट, ये सब कहाँ है? मांडू में है। फैक्चुअल क्वेश्चंस ऐसे कई बार पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में, तो आपको नाम इनके बिल्कुल याद रखने हैं कि ये सब मांडू में है। अगला है मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक पर्यटन स्थल ओरछा। ओरछा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुप्त स्थान। जो कि ओरछा कहाँ स्थित है? तो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ओरछा की स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला शासक रुद्र प्रताप ने की थी। तो आपको रुद्र प्रताप का याद रखना है कि रुद्र प्रताप के शासन काल में ओरछा की स्थापना हुई थी 16वीं शताब्दी में। ओरछा के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं तो उनमें से राम राजा महल है, चतुर्भुज मंदिर है और लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये तीनों वहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, जहाँ मध्य प्रदेश के और कहिए तो भारतवर्ष के लोग घूमने के लिए आते हैं। अगला जो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश का, तो भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मात्र 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, रायसेन जिले में। तो भीमबेटका कहाँ है? रायसेन जिले में है। भीमबेटका अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की खोज, ऐसा प्रश्न कई बार आया है मध्य प्रदेश की अलग अलग परीक्षाओं में। तो भीमबेटका की खोज स्वर्गीय डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने कब की थी? 1957 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन आते रहते हैं। तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने भीमबेटका की खोज की थी। इसके बाद बात की जाए तो भीमबेटका को यूनेस्को की धरोहर में कब शामिल किया गया? 2003 में भीमबेटका को यूनेस्को में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश की टोटल 3 धरोहरें जो यूनेस्को में शामिल हैं, तो हमने पहले बात कर ली खजुराहो का मंदिर, जो कि 1986 में शामिल किया गया। इसके बाद आपका सांची स्तूप आता है, जो सांची स्तूप को कब शामिल किया गया है? तो 1989 में। इसके बाद आता है आपका भीमबेटका, तो भीमबेटका को 2003 में शामिल किया गया यूनेस्को में। तो ये तीनों के नाम आपको याद रखने हैं और इनके ईयर भी याद रखने हैं कि किस वर्ष इनको यूनेस्को में शामिल किया गया है। अगला है हमारा चंदेरी। तो चंदेरी प्राचीन काल में यहाँ पे कई राजाओं ने यहाँ पे राज किया है, जिनके नाम हैं गुप्त वंश, प्रतिहार वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, अफगान वंश, बुंदेला राजपूत एवं सिंधिया राजाओं ने यहाँ पे राज किया है। तो इनके आपको नाम याद रखने हैं कि चंदेरी में कौन कौन से राजाओं ने राज किया है। बात कर लेते हैं। तो चंदेरी मालवा का प्रवेश द्वार माना जाता है, जो कि अपनी खूबसूरती, धार्मिकता तथा ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें से जो प्रश्न बन सकता है, तो मालवा का प्रवेश द्वार चंदेरी को माना जाता है। चंदेरी में अनेक प्रवेश द्वार हैं। मुख्य प्रवेश द्वार जो कुछ इस प्रकार हैं, वहाँ उनको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। दिल्ली दरवाजा, बादल महल का दरवाजा और डोलिया दरवाजा, ये तीनों आपको याद रखने हैं। दिल्ली दरवाजा, बादल महल का दरवाजा और डोलिया दरवाजा। अच्छा, बात करते हैं तो 1528 में चंदेरी पर हमला किया था। किसने किया था? बाबर ने पहाड़ों को काट कर किया था। तो बाबर ने पहाड़ों को काटकर 1528 ईस्वी में चंदेरी पर हमला किया था। अच्छा, बाद में इस हमला स्थल को नाम दिया गया है कटी घाटी। कटी घाटी के नाम से यह स्थल प्रसिद्ध है। चंदेरी के जो दर्शनीय स्थल है, तो चंदेरी का किला है, बूढ़ी चंदेरी जागेश्वरी देवी मंदिर है और 32 बावड़ी। अच्छा, चंदेरी की साड़ियाँ भी पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं, या कहिए तो इसका विदेशों में निर्यात होता है। हमारा अगला जो इस पर्यटन स्थल है कीर्ति स्तंभ है। तो कीर्ति स्तंभ रतलाम जिले में है, और जो यह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, इसको किसने बनवाया था? तो इसको सैलाना के राजा महाराजा जसवंत सिंह ने बनवाया था। इस स्तंभ का निर्माण सैलाना के महाराजा जसवंत सिंह ने करवाया था। ये इनका नाम आपको याद रखना है। इस स्तंभ की विशेषता की बात की जाए तो यह 177 फीट ऊंचा है, और इसमें जो कुल सीढ़ियाँ हैं वह 189 हैं। तो 189 सीढ़ियाँ हैं और 177 फीट ऊंचा है कीर्ति स्तंभ। हमने ऐतिहासिक जो पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश के प्रमुख, उनकी बात कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य स्थल।
तो यहाँ जो प्राकृतिक सौंदर्य स्थल है मध्य प्रदेश के, उनकी बात करेंगे आगे। अच्छा, अभी तक आपने अगर वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तब तक। पचमढ़ी मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में सतपुड़ा की वादियों में स्थित है, एक सुंदर पर्वतीय स्थल है। पहले इसका नाम होशंगाबाद था नर्मदापुरम का, अब इसका बदल दिया नाम तो नर्मदापुरम हो गया है। पचमढ़ी के जो प्राकृतिक सौंदर्य स्थल हैं तो इसको पचमढ़ी को और किस नाम से जाना जाता है तो सतपुड़ा की रानी या मध्य प्रदेश का कश्मीर भी पचमढ़ी को कहा जाता है। और पचमढ़ी का शाब्दिक अर्थ होता है 5 गुफाएं, और माना जाता है कि इन्हीं 5 गुफाओं में पांडवों ने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का पहला स्थान है जिसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो यह एक फैक्चुअल क्वेश्चन इससे बन सकता है, तो आपको इसको याद रखना है कि पचमढ़ी मध्य प्रदेश का पहला स्थान है जिसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। आगे देख लेते हैं पचमढ़ी के जो प्रमुख स्थल हैं तो राजेंद्र गिरी चोटी, डचेस फॉल, महादेव गुफा, चौरागढ़, जटाशंकर, तो जटाशंकर यह एक शिव धाम है। धूपगढ़, तो धूपगढ़ के बारे में अगर बात की जाए तो यह सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है 1350 मीटर। पांडव गुफाएं, पांडव गुफाओं के नाम पर ही पचमढ़ी का नाम पड़ा है। अब पहले हमने आपको बता दिया है कि 5 गुफाओं के नाम पर ही इसका नाम पचमढ़ी पड़ा है। रजत प्रपात, बी फॉल, प्रियदर्शनी पॉइंट, तो 1964 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री थी तो यहाँ घूमने आई थी, तो उनका जो इंदिरा गांधी जी का बचपन का नाम था प्रियदर्शनी, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है प्रियदर्शनी पॉइंट। आगे बात कर लेते हैं भेड़ाघाट की। भेड़ाघाट भी एक प्रमुख पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश का। यह जबलपुर में है, जबलपुर जिले में है। भेड़ाघाट एक जलप्रपात है। यहाँ पर नर्मदा नदी संगमरमर की चट्टानों के बीच से होकर गुजरती हैं। भेड़ाघाट के निकट ही भारतवर्ष का प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात भी स्थित है, तो आपको धुआंधार जलप्रपात भी याद रखना है, साथ में भेड़ाघाट के बारे में कि जबलपुर जिले में है। आगे बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के जो कुछ अन्य प्राकृतिक सौंदर्य स्थल हैं, तो उनमें से है बरमान घाट जो कि नरसिंहपुर जिले में है। कुंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है, तो कुंड का नाम आपको याद रखना है और जिला बरमान घाट का नाम और इसका जिला याद रखना है नरसिंहपुर, और कुंड का है छतरपुर। बात की जाए तो चचाई जलप्रपात, क्योटी जलप्रपात, पूर्वा जलप्रपात, बहुती जलप्रपात, टोंस जलप्रपात, ये 5 जलप्रपात जो हैं तो ये सब मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है। तो आपको इनके नाम याद रखना है और जिला कि किस जिले में है। अच्छा, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तो बहुती जलप्रपात है। मध्य प्रदेश की जो सरकारी वेबसाइट है वहाँ पे बहुती जलप्रपात को मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया है। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के धार्मिक महत्व के जो स्थल हैं। हमने ऐतिहासिक की बात कर ली, इसके बाद जो प्राकृतिक है, अब धार्मिक की बात कर लेते हैं कि धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश के। तो सबसे पहले नाम आता है उज्जैन का। उज्जैन धार्मिक दृष्टि से भारत के पवित्रतम नगरों में गिना जाता है। आप सबको भी मालूम होगा कि उज्जैन काफी महत्व है पूरे भारतवर्ष में। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का सर्वोत्तम केंद्र उज्जैन था। उज्जैन का नाम उज्जैनी था और यह अवंती महाजनपद की राजधानी भी थी, जिसका नाम पहले उज्जैनी था, अब उज्जैन हो गया है। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, तो आपको नाम याद रखना है, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है उज्जैन। इसको भगवान महाकाल की नगरी भी जाना जाता है। उज्जैन में सिंहस्थ मेले का आयोजन भी किया जाता है जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह अभी हाल ही में 2016 में इसका आयोजन हुआ था। 2016 में सिंहस्थ मेले का आयोजन उज्जैन में किया गया था जो कि हर एक 12 साल में होता है। आगे देख लेते हैं, तो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र जो दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है वह भगवान महाकालेश्वर का उज्जैन में मंदिर है। उज्जैन के जो कुछ अन्य प्रसिद्ध मंदिर हैं तो हरसिद्धि मंदिर है, काल भैरव मंदिर है, चिंतामन सिद्ध गणेश मंदिर है, संतोषी माता मंदिर है, गोपाल मंदिर है, गढ़कालिका देवी का मंदिर है। तो आप में से बहुत लोग उज्जैन घूम चुके होंगे और यह मंदिरों को आप देख चुके होंगे, तो आपको इनके नाम याद रख लेने हैं। एक और बात जो आपको उज्जैन के बारे में जान लेनी चाहिए, तो धरती का जो केंद्र है वह मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में ही स्थित है।
अगला है हमारा ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग खंडवा जिले में है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है। पहला है हमारा महाकालेश्वर, दूसरा है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर को हमने बताया कि खंडवा जिले में है। इस ज्योतिर्लिंग को ममलेश्वर व अमलेश्वर के भी नाम से जाना जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के तट पर है। आप लोग अगर घूमने गए होंगे कभी तो यह नर्मदा नदी के तट पर है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अच्छा, इसका ओमकारेश्वर नाम क्यों पड़ा है? तो जिस पर्वत पर यह स्थित है वहाँ ओम की आकृति दिखाई देती है, इसीलिए इसका नाम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा है। आगे है अमरकंटक। अमरकंटक मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल माना गया है। यहाँ पे देश विदेश के सैलानी हर साल आते हैं। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील में अमरकंटक स्थित है। नर्मदा कुंड जो कि अमरकंटक में है, वहीं से नर्मदा नदी का उद्गम भी हुआ है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अमरकंटक से निकलने वाली जो 3 प्रमुख नदियां हैं उनमें से नर्मदा, सोन और जोहिला। तो आपको इन तीनों नदियों के नाम याद रखने हैं जो अमरकंटक से निकलती हैं। अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो ऐसे प्रश्न आपको कई बार देखने को मिले होंगे और आते भी रहते हैं। तो मैकाल पर्वत श्रृंखला में अमरकंटक स्थित है। यहाँ के जो प्रमुख स्थल हैं तो उनमें से है कोटि तीर्थ, कपिल धारा, दुग्ध धारा, सूर्यकुंड और कबीर चौरा। ये 4-5 यहाँ के मुख्य पर्यटन स्थल हैं। अगला है हमारा महेश्वर। तो महेश्वर कहाँ है? मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? तो यह खरगोन जिले में है। यह भी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। महेश्वर का जो प्राचीन नाम महिष्मती है, जो कि चेदी महाजनपद की राजधानी थी। तो आपको इसको नाम याद रखना है। चेदी महाजनपद की राजधानी महिष्मती थी, अब इसका नाम महेश्वर हो गया है। आगे बात करते हैं तो महेश्वर के निकट ही नर्मदा का सहस्त्रधारा जलप्रपात। तो इसका नाम आपको याद रखना है, सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर के निकट ही है। रामायण और महाभारत में महेश्वर को महिष्मती नाम से संबोधित किया गया है। तो आपको यह याद रखना है कि महिष्मती को कहाँ पे इसको संबोधित किया गया है? तो रामायण और महाभारत में। महेश्वर किले के अंदर रानी अहिल्याबाई की प्रतिमा स्थापित है। महेश्वर में राजेश्वर मंदिर तथा अहिल्या संग्रहालय भी है। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है, राजेश्वर मंदिर तथा अहिल्या संग्रहालय। महेश्वर जो है तो अपनी महेश्वरी साड़ियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो आपको हम यहाँ पे पूरे टू द पॉइंट बात कर रहे हैं जो आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको इन सभी पॉइंट्स को याद रखना है, ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षाओं में आते हैं। आगे बात कर लेते हैं चित्रकूट की। तो चित्रकूट मध्य प्रदेश के सतना जिले में है और उत्तर प्रदेश की सीमा से भी चित्रकूट लगता है, लेकिन है मध्य प्रदेश के सतना जिले में, जो कि विंध्य पर्वतमाला के मध्य मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। चित्रकूट में ही ब्रह्मा विष्णु महेश ने बाल अवतार लिया था। भगवान राम और माता सीता ने अपने 14 वर्ष के वनवास में 11 वर्ष चित्रकूट में बिताए थे, इसीलिए इसका महत्व काफी ज्यादा है। यहाँ हर साल मेले का आयोजन किया जाता है दीपावली के त्योहार पर। तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है हमारे मध्य प्रदेश में चित्रकूट का। चित्रकूट के जो दर्शनीय स्थल हैं उनमें से है रामघाट, जानकी कुंड, कामतगिरी, भरतकूप, सती अनुसुईया आश्रम, गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा और सीता रसोई। तो ऐसे नाम से सीधे प्रश्न आ जाते हैं आपकी परीक्षाओं में कि यह कहाँ पर स्थित है। तो आपको नाम बिल्कुल याद रखने हैं, रामघाट, जानकी कुंड, कामतगिरी, भरतकूप, सती अनुसुईया आश्रम, गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा और सीता रसोई। अगला है हमारा मैहर। तो मैहर मध्य प्रदेश के सतना जिले में विंध्य पर्वतमाला में आता है। तो आपको ये दोनों चीज याद रखनी है, सतना जिला और विंध्य पर्वतमाला में मैहर आता है। यहाँ माँ दुर्गा की शारदीय रूप में माँ शारदा का मंदिर 600 ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी का नाम है त्रिकुटा पहाड़ी। मंदिर के निर्माण की बात की जाए तो इसके पीछे अभी थोड़ा सा अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें मेंशन है। कहीं कहीं लिखा है कि गोविंद सिंह जुदेव ने करवाई थी, कहीं कहीं ऐसा आता है कि आल्हा और उदल ने करवाई थी,
और कहीं ऐसा भी आपको लिखा मिल जाएगा कि राजा नुपुल देव ने करवाई थी। तो आपको इसके निर्माण का प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा आपकी परीक्षाओं में। अच्छा, मैहर के नामकरण का यह भी माना जाता है कि यहाँ माई सती का हार गिर गया था, जिससे इसका नाम मैहर पड़ा है। इस मंदिर के पीछे एक तालाब है जिसे आल्हा तालाब कहा जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना, आल्हा तालाब मैहर मंदिर के पीछे है। बात कर लेते हैं तिलवारा घाट की। तो तिलवारा घाट जबलपुर में नर्मदा के तट पर है। तो जबलपुर में कई आपको वाटरफॉल देखने को मिले होंगे। एक नाम ये भी आता है तिलवारा घाट का। तो यह भी जबलपुर के नर्मदा के तट पर स्थित है। इसी घाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। तो इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थियां यहीं पर विसर्जित की गई थी। अगला है हमारा ग्वारी घाट। तो ग्वारी घाट नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर में ही स्थित है। ग्वारी घाट जबलपुर शहर के सबसे बड़े आस्था का केंद्र माना जाता है। यहीं पर नर्मदा नदी के बीच नर्मदा देवी का मंदिर है। तो आपको यह नाम याद रखना है, नर्मदा देवी का मंदिर कहाँ है? ग्वारी घाट में। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के जो कुछ अन्य प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, तो उनकी बात अब हम कर लेते हैं। तो पहला है जॉर्ज कैसल भवन। तो जॉर्ज कैसल भवन कहाँ है? शिवपुरी जिले में है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में जॉर्ज कैसल भवन है। निर्माण की बात की जाए तो सिंधिया रियासत के समय महाराज माधवराव सिंधिया प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। इस कोठी को इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम के लिए बनवाया गया था। यहाँ पे बहुत सारे विशेष टाइल्स वगैरह लगी हैं जो कि विदेशों से मंगवाई गई हैं, पर उनका कोई परीक्षा की दृष्टि से महत्व नहीं बनता है। तो इस कोठी का निर्माण किसके लिए करवाया गया था? जॉर्ज पंचम के लिए करवाया गया था। और किसके द्वारा इसको बनवाया गया था? तो महाराज माधवराव सिंधिया प्रथम के द्वारा। जिला भी आपको याद रखना है, शिवपुरी। बात कर लेते हैं आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। तो भोपाल पहाड़ियों पर बसा है, काफ़ी प्रसिद्ध है, पर्यटन स्थल है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अपने तालाबों और पहाड़ों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। काफ़ी सारे आपको यहाँ पे तालाब देखने को मिल जाएंगे। भोपाल को झीलों की नगरी की संज्ञा दी गई है। तो झीलों की नगरी आपको याद रखना है कि संज्ञा किसको दी गई है? भोपाल को। बड़ा तालाब, छोटा तालाब, भारत भवन, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी भोपाल में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, तो यह भी भोपाल में है, बड़ा तालाब के निकट स्थित है। आगे है कान्हा फन सिटी, तो यह भी भोपाल का मुख्य पर्यटन स्थल है। इसके बाद बात करते हैं तो भोपाल के नज़दीक भोजपुर का शिव मंदिर है जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। और जैन मंदिर भी है जो भारतवर्ष में विख्यात है। तो जैन धर्म के लोग जो हैं तो यहाँ पे आते रहते हैं। और भोजपुर का शिव मंदिर जहाँ पे विदेशी लोग भी काफ़ी संख्या में आते हैं। भोजपुर के शिव मंदिर को पूरब का सोमनाथ भी कहा जाता है। तो ऐसा भी आपको ध्यान रखना है कि पूर्व का सोमनाथ किसे कहा जाता है? तो भोपाल के नज़दीक भोजपुर के शिव मंदिर को कहा जाता है पूर्व का सोमनाथ। तो मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से इसको हमने बनाया था, टू द पॉइंट हमने इसमें बातें करी हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। अगर आपको कहीं पे कुछ कन्फ्यूज़न हुआ हो तो आपको वीडियो फिर से एक बार देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मध्य प्रदेश के अलग अलग जो विषयों पे हम वीडियो ला रहे हैं तो आपको सबसे पहले मिल जाएं। अगर आज की इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम की लिंक है GS कैरियर एकेडमी, सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसको PDF मिल जाएगी। साथ में इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सभी को, धन्यवाद।